नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। चुनाव चक्र में मैं आ गया जमशेदपुर, जो कोल्हान का मुख्यालय है। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। उन 14 में से 12 सीटें आरक्षित सीट हैं, जनरल सीट सिर्फ 2 हैं। यहाँ की जनजातीय आबादी तय करती है कि कोल्हान का टाइगर कौन होगा। टाइगर से मेरी बात या मेरा संदर्भ है चंपई सोरेन, जो कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है। इस बार पाला बदल कर वो चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आ गए हैं। कोल्हान की राजनीति को यहाँ के पत्रकारिता से समझते हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकारों की साथी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं और उनसे समझते हैं कि कोल्हान की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। क्या चंपई सोरेन फिर से कामयाब होंगे? बहुत महत्वपूर्ण कोल्हान की राजनीति होती है, ना सिर्फ चंपई सोरेन के नज़रिए से, बल्कि रघुवर दास, जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। 5 साल के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वहीं से शुरू होता है, रघुवर दास के काल से ही। इस बार उन्होंने बेटे के बजाय बहू को मैदान में उतारा है। तो बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो इनकी जुबान से सुनेंगे, इनके जुबानी समझेंगे। मेरे बगल में है प्रशांत सिंह उर्फ पुतुल जी, जो जमशेदपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे हैं। अनूप सिन्हा जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशि जी हैं। इन तीनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसी दिलचस्प किस्से और वो कहानियाँ जो अब तक अखबारों में, मीडिया में नहीं आई है, हम वो आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे। पुतुल जी, यहाँ से शुरू करते हैं। पुतुल जी, कोल्हान की राजनीति में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा बना रहेगा या फिर इस बार समीकरण कुछ बदलने की उम्मीद है? पिछली बार क्या हुआ था कि 14 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके अलायंस ने जीता था और एनडीए को शून्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि रघुवर दास की सरकार को यहाँ की जनता ने सिरे से नकार दिया था। लेकिन इस बार लगता है कि कुछ सीटें वो हासिल कर लेगी। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए के में बहुत नाराज़गी है, लेकिन देखिए, लगता है कि इस बार कुछ सीटें झपट लेने में और कामयाब रहेगी। क्या बागी बहू को विधानसभा जाने देंगे रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर? देखिए, बहुत कठिन है, बहुत बागी खड़े हो गए हैं, बोलना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के ही 2 सक्रिय कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसलिए वोट तो काटेंगे। अब देखना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कितना उसको वोट को फ़ायदा उठा पाते हैं। दो पुराने प्रतिद्वंदी, चिर प्रतिद्वंदी यानी बन्ना गुप्ता और सरयू राय फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पिछली बार पश्चिम से पूरब चले गए थे, तो उनके वापसी को वोटर एक्सेप्ट करेंगे? पहले तो पूरी कोल्हान की, जिससे आपने कहा कि 14 में से 10 जो है सीटें आरक्षित है और 4 जो है जनरल है। इसमें ईचागढ़ आ जाता है, बारागोड़ा आ गया, पूर्वी और पश्चिमी। ये कोल्हान के 4 सीटें जो है जनरल है, जनरल लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपने कहा पश्चिमी विधानसभा में सरयू राय और बन्ना गुप्ता जी, ये मुझे लगता है कि चौथी बार आमने सामने हो रहे हैं। इससे पहले एक बार वो जीते हैं, 2005 में हुए हैं, 2009 में हुए हैं, इसके बाद 2014 और अभी जाकर 2024, इसलिए 2019 में वो पूर्वी से लड़े थे। तो हालांकि धीरे धीरे, पहले इसलिए कि बीजेपी का पारंपरिक सीटें रही हैं, जदयू के हिस्से गई हैं। सरयू राय जी जो है वहाँ से एनडीए के खाते में खड़े हुए हैं। हालांकि पुराने उनके संपर्क के रहे हैं, हालांकि उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत हुआ, इसलिए कि जब वो एनडीए की तरफ से, खासकर जदयू की तरफ से, तो खड़े हुए, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, उनके लिए हजम करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल था। लेकिन जस वक्त बीत रहा है, जस बड़े नेताओं का कोऑर्डिनेशन है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब एक मंच पर आ रहे हैं और एक कोशिश हो रही कि भाई केवल नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी उनके लिए एक्टिव होकर काम करें। और ये मुकाबला धीरे धीरे दिलचस्प हो रहा। पहले जैसा लगता था कि नहीं उतना आसान हो जाएगा, इसलिए कि मंत्री पिछले 5 सालों से काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, तो उस आधार पर विकास के ए पर चला जाएगा। लेकिन चुनाव नज़दीक जैसे से होते जा रहा है, सिर्फ विकास की बातें नहीं होगी, बहुत सारे समीकरण आपको धीरे धीरे आ रहे हैं और देखने को मिलेगा। इसलिए कि अभी कैंपेन तो शुरू ही है और ये जो 8 दिन का कैंपेन है, 10-11 तारीख तक होने वाला है, तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कैंपेन के दरमियान जो है कुछ समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। अनूप जी, कोल्हान में चंपई सोरेन का बड़ा दबदबा रहा है और ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान में स्थापित करने में उनकी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन इस बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं। तो क्या उनके नाम पर या उनके दम पर बीजेपी कोल्हान में कामयाबी? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि चंपई बहुत ज़्यादा कारगर होंगे पूरे कोल्हान में। ठीक है, ट्राइबल्स जो हैं, देखिए यहाँ लड़ाई तीन खेमे में आएगी। एक ट्राइबल आएगा, एक महतो आएगा और एक जनरल आएगा।
तो जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके से अगर हम बात करें तो जो बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जो ट्राइबल हैं, आदिवासी, सांथाल हो, मुंडा मुंडारी जो लोग हैं, वो लोग भी बंगला बोलते हैं, ठीक है, वो लोग भी बंगला बोलते हैं। दूसरी बात, जो बंगाली कम्युनिटी है वो उसका कहना है कि हमको आज तक जो दूसरी राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो उन लोगों में भी रोष है। तो अभी जो वोटर है वो साइलेंट है, 2-4 दिन के बाद वो लोग खुल के सामने आएगा कि हम किसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो दो दिलचस्प, जो हम पूरी जमशेदपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो हम बहरागोड़ा से अगर हम शुरू करते हैं तो बहरागोड़ा में समीर महंती बहुत कारगर नहीं थे इस बार, लेकिन कुणाल सारंगी के जुड़ने से समीर महंती वहाँ स्ट्रांग हो गया है। कुणाल सारंगी टिकट के लिए आए थे, लेकिन टिकट तो उन्हें नहीं मिली। समीर महंती नाराज होंगे? नहीं, मैं अभी बीच में गया था बहरागोड़ा, मैंने देखा कि कुणाल सारंगी समीर महंती के लिए जो प्रतिद्वंद्वी था एक समय का, वो उसके लिए चुनाव कैंपेन कर रहा है, डोर टू डोर। सबसे बड़ी बात है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, तो हाथ से हाथ मिला के कब दोस्ती हो जाएगी, कब दुश्मनी बड़ी मुश्किल है। अब आप उसी तरह से आप अगर घाटशिला अगर विधानसभा आते हैं तो घाटशिला को अगर आप देखिएगा तो एक तरफ रामदास सोरेन है, दूसरी तरफ चंपाई सोरेन का बेटा है जो पहली बार लड़ रहा है। चंपाई सोरेन का बेटा, दोनों ट्राइबल है। घाटशिला में तो सोरेन बनाम सोरेन है, दोनों ट्राइबल है। अब स्थिति वहाँ के ट्राइबलों की है कि व्यवहारिक कौन है, जो व्यवहारिक होगा वही जीतेगा घाटशिला से। अब आप पोटका आ जाइए, पोटका में फिर दमदार सीट है। अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिलवा दिया है, वहाँ से 4 बार की विधायक रही मेनका सरदार को टिकट नहीं मिला, नाराजगी है। पोटका में तो सरदारों का ही कब्जा रहा है, अब मीरा मुंडा कैसे उस समीकरण को तोड़ेंगे? बिल्कुल देखिए, भूमिज का वहाँ दारोमदार है, भूमिज का दारोमदार है। जो सरदार लोग हैं पोटका में वो भूमिज लोग हैं, तो भूमिज लोग जो हैं वो सांथाल को वोट देंगे कि नहीं ये नहीं पता। अब स्थिति है कि सांथाल वर्सेस भूमिज की लड़ाई हो जाएगी। तो वैसे स्थिति में जो वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, पोटका गया था, तो पोटका में मैंने देखा कि लगभग मीरा मुंडा के चुनाव कैंपेनिंग में कम से कम 15 से 20 लग्जरियस गाड़ियाँ थी, जिसकी एक एक गाड़ी की कीमत कुछ भी नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी होगी एवरेज। अब आप समझिए कि पोटका जैसा गरीब इलाका, जिस इलाके में घोटाला ही होता रहा है। आपको बता दें कि झारखंड का ये पहला विधानसभा है पोटका, जहां सबसे ज़्यादा मनरेगा और शौचालय में ये हुआ था, और मेरी एक खबर पे पीएमओ ने संज्ञान लिया था और उसमें 4 मुखिया जेल चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पोटका की क्या स्थिति है। पोटका के बाद हम आप पश्चिम में आ जाएं तो बाहुबली हैं, बन्ना गुप्ता, सरजू राय दोनों। अब बीजेपी से जो लोग नाराज हैं उन लोगों ने ताल ठोक दिया। उसमें है शंभू चौधरी हैं, उसके बाद उनका नाम क्या है, विकास सिंह है, ये दोनों ने चला। ठीक है, ये दोनों जीतेंगे नहीं, लेकिन वोट कटवा जरूर है। दूसरे का समीकरण, तो किसका समीकरण खराब करेंगे? सरजू राय का समीकरण खराब करेंगे। वैसी स्थिति में अगर आप बन्ना गुप्ता की तरफ जाएं तो देखिए बाबर खान सामने खड़ा हो गया है, MIM से वो खड़ा हो रहा है, तो वो भी मुस्लिम वोट कुछ काटेगा। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस पे बोलने के लिए। अब आ जाइए पूर्णिमा ललित दास के ऊपर में मैं पूर्वी से बात करूं। पूर्णिमा ललित दास को डॉक्टर अजय कुमार करारा जो है वो टक्कर दे रहे, साथ में जो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो खड़ा हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में क्या निर्दलीय ही इस बार पूर्वी का फिर से प्रत्याशी बनेगा? शिवशंकर सिंह, बहुत चांस है, उसकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि बर्मा माइंस का जो इलाका है जो टूटा है, टाटा स्टील ने जिन इलाकों को तोड़ा है उन इलाकों से लोग तो पलायन कर गए हैं। अब वोटर जो रह गया के साथ भाजपा के पुराने कार्यकर्ता बहुत सारे, उसको हम अभी बता रहे हैं आपको कि शिवशंकर के साथ में जो बीजेपी के जो पुराने संघ के लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। इंटरनल वहाँ भी पूर्णिमा दास को जो है वहाँ डैमेज कर रहे हैं। पूर्णिमा दास एक नई प्रत्याशी है, बहुत हम लोग की सहानुभूति है उससे कि नहीं है, यंग है, वो सामने आए, लड़े, जीते, लेकिन उम्मीद बहुत कम लगती है। अच्छा, क्या वजह रही कि बेटे के बजाय बहू को उन्होंने मैदान में उतारा है? मैं आपको बताऊं कि पूर्णिमा जो है वो दास जो है वो पहले पत्रकार रही है, तो जब छत्तीसगढ़ में जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो पत्रकार थी। तो ललित दास उतना फ्लुएंट नहीं है आम लोगों के बीच में, उतना माने मिलनसार नहीं है। हाँ, तो इसीलिए उसकी पत्नी को जो है लोगों ने खड़ा किया। लेकिन पूरे जमशेदपुर का 6 विधानसभा अभी बहुत जल्दी होगा बोलना कि कौन जीतेगा, क्योंकि हर सीट पे फाइट है और कोई भी कहीं से निकल सकता है। एक पत्रकार की बात आपने छेड़ी, तो एक
पुरानी पत्रकार और हम लोगों की सहयोगी भी रही हैं, अन्नी अमृता, वो भी चुनाव के मैदान में हैं। इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि ठीक है, प्रत्याशी है, हिम्मत की है। सबसे बड़ी बात है कि उसने हिम्मत किया कि चुनाव लड़ने का। और एक सरदार ये कि प्रीतम सिंह भाटिया, वो भी पत्रकार है, वो भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा था। अन्नी अमृता का तो क्लियर हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी अन्नी को थोड़ा कुछ और दिन वेट करना चाहिए था। ये अभ्यास है। पुतुल जी, अब आते हैं ईचागढ़, जहां त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है। आजसू के उम्मीदवार हरेलाल महतो, सविता महतो और अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के बीच में तीनों भारी कैंडिडेट हैं। किनका समीकरण जीत की तरफ जा रहा है? तो मलखान सिंह का समीकरण इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि महतो लोग 2-3 खड़े हो गए हैं और महतो वोट बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। अगर वो बटेगा तो मलखान सिंह की स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हरेलाल महतो बहुत एक्टिव रहे हैं 5 साल से जनता के बीच में, पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ बहुत एक्टिव हैं। और सविता महतो के साथ पिछले बार जनता ने साथ दिया था, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ा सा इस बार लगता है कि गड़बड़ाएगा और मलखान सिंह और हरेलाल महतो में ही कोई एक बाजी मार लेगा। जी, मेरा ये आकलन है। इन दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाएगा। शशि जी, यहाँ की जो चुनाव की जो राजनीति रही है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके बारे में पूर्व से कोई अनुमान नहीं लगाया जाता। जुगसलाई एक इम्पॉर्टेंट सीट है, आजसू के उम्मीदवार हैं हमारा रामचंद्र सहीस। क्या वहाँ क्या संभावना दिख रही है? देखिए, जुगसलाई ही एक सीट है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों से आप ओपिनियन लेंगे तो इस बार जो है, इसलिए कि दोनों पिछले बार अगर आजसू वहाँ से हारी थी इसलिए कि बीजेपी और आजसू दोनों अलग अलग लड़े हुए थे इसलिए, लेकिन इस बार एक साथ लड़ रहे हैं तो पूरी संभावना है कि इस बार जो एनडीए के खाते में जाएगी, वहाँ कोई उस तरह के कंपटीशन आपको आजसू का खाता खुलेगा। जुगसलाई से वही एक सीट ऐसा माना जाता है कि मतलब वहाँ पर जो है, इसलिए कि आप देखेंगे पिछले बार बीजेपी सेकंड नंबर पर था, थर्ड नंबर पर आजसू था और इसका फ़ायदा जो है वो जो जेएमएम को मिला था, लेकिन इस बार क्लियर है। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि कुल्हान में इस बार जो है, हालांकि पिछले वाले नहीं रहेगी 14 और बनाम 0 नहीं रहेगा, इस बार जो है दोनों के खाते खुलेंगे। लेकिन एक बात ये भी माना जाए कि कुल्हान से जो सत्ता का रास्ता है, इसलिए कि जिसके पक्ष भारी होंगे वो जाकर रांची के गद्दी पर विद्यमान होगा। और इस बार कई नेताओं का जो है ना, एक तरह से मान के चलिए कि एक कैरियर का बहुत महत्वपूर्ण उनका अंत भी होने वाला है अगर वो चुनाव हारते हैं। इसे कई लोग हैं आप जिन्होंने अपने परिवारों को खड़ा किया है, जिन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है, जिन्होंने जो है अपने बहू, ये कई लोगों का जो है कैरियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा ये हार इस बार का। तो 2024 कई लोगों की हार जो है एक तरीके से राजनीति में उनके कैरियर का अंत होने वाला, और ये इस बात को जान रहे हैं कि फिर दोबारा जो है हमें चांस नहीं मिलने वाला अगर ये हार होगा। तो ये बड़ा दिलचस्प इस बार होने वाला है और ये बात हर कोई ये जान रहा है, और खासकर ये बीजेपी के तरफ ज़्यादा है इसलिए कि इंडिया गठबंधन में उस तरीके से नहीं है। नाराज़गी भी आप देखिए, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अगर बागी कोई हैं तो वो आप एनडीए के तरफ हैं, बीजेपी के तरफ से, जो भी शहरी सीटों में भी देखिए। इसलिए कि जेएमएम जैसे आपने उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा दिलचस्प है, कुणाल सारंगी समीर महंती के लिए काम कर रहे हैं, वो समीर हाथ मिला लिया, लेकिन वो समीर महंती के लिए नहीं। जेएमएम ने हेमंत सोरेन ने इस तरीके का मैनेजमेंट किया है कि वो भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गए। जैसी कुणाल सारंगी ने ज्वाइन किया था, एक खबर चली थी, हम सब ने चला दिया कि समीर महंती का टिकट कट गया और समीर महंती भागते हुए यहाँ से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये लोग कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसे लक्ष्मण टुडू वगैरह जो नाराज खेमा है वो झारखंड जो चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए, तो वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि एक बूथ लेवल का भी अगर कार्यकर्ता इधर से उधर होता तो उस बूथ को इफेक्ट कर देता, और ये नेता हैं तो ऐसा नहीं कि उनके जाने से फ़र्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा। वो बीजेपी हुआ है जेएमएम, जैसे चंपई जी मान लीजिए वो गए बीजेपी में तो उससे जेएमएम का नुकसान ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन यह है कि ज़्यादा नुकसान किसका होगा? क्या चंपई सोरेन के साथ जो माना जाता है कि भाई वो संथाल से आते हैं और इतना बड़ा संथाल समाज से, और जो है उनके साथ पूरा क्या संथाली समाज जाएगा, जेएमएम को छोड़ देगा? ये बड़ा सवाल है कि कितने लोग उनके साथ। तो यहाँ हुआ ये कि वो आपने देखा कि इतने जितना
एक किया गया कि कुल्हान में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा कोई जेएमएम का ना कार्यकर्ता गया, ना कोई बड़ा नेता गया, जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो पूरा जेएमएम उठ के बीजेपी के साथ चला गया। तो जेएमएम के साथ क्या है कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता वो या तो तीर धनुष और वो ज़्यादा हेमंत सोरेन और गुरुजी के साथ जो है वो अटैचमेंट है, उसका अटैचमेंट किसी व्यक्ति या एक के साथ नहीं है। बीजेपी में हो सकता है कि वो पार्टी के साथ हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला, खासकर आदिवासी समाज में। ये भी इस बार हालांकि इससे बड़ा संदेश जाएगा कि सरायकला में क्या होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई गणेश महाली जो महाली हैं और वो संथाल समाज से है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ संथाल समाज जो है ज़्यादातर चंपई सोरेन के साथ वोट कर दे सरायकेला में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कल्पना सोरेन हेमंत, आज भी कल्पना जी आ रही हैं वहाँ पर, हेमंत सोरेन को वो लोग भूल जाएगा, दिशोम गुरु जी को भूल जाएगा और पूरा का पूरा चंपई, ये ऐसा नहीं हो सकता। और इस बार का काफ़ी दिलचस्प मुकाबला सरायकेला में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कि बीजेपी का जो संगठन है, जो बहुत पुराने समय से सरायकेला में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता नेता, उनके साथ भी बहुत अच्छे से अभी घुल-मिल या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ चंपई सोरेन जी का। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको बहुत नहीं हुआ है या उन्हें पूछा ही नहीं गया है, पार्टी बदल लेते हैं, नहीं उन्हें पूछा ही नहीं गया है। बहुत सारा वो देखा गया नॉमिनेशन के समय कि उन्हें पूछा ही नहीं गया है, वो चुपचाप तटस्थ होकर बैठे हुए हैं। और जब राजनीति का समय होता है, कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो तटस्थ नहीं रहता। अगर हमें मान सम्मान नहीं दोगे तो हम आपको नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, हम किसी से भी हाथ मिलाने के लिए इंटरनली तैयार हैं, और यही जो है एक तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो कुछ भी संभावनाएं होगी, कुछ भी संभावनाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुतुल जी आपका भी, शशि जी आपका भी। तो कोल्हान की राजनीति में कुछ लोगों के लिए राजनीति के जीवन में के लिए ज़िंदगी और मौत वाले वैसे हालात हैं। देखते हैं कोल्हान में बीजेपी का खाता इस बार खुल पाता है या नहीं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।